राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। कल हम लोग देखे थे कि विशेषण हम लोग का हो गया था पूरा, और उसमें लास्ट में कुछ प्रश्न थे, तो उसको अभी देखा जाएगा बाद में। शुरू से चैप्टर वाइज देख लिया जाएगा, क्योंकि बिहार में पेपर लगा है, उससे पहले व्याकरण को हम लोग को ख़त्म करना है, तो उसमें भी टाइम लग जाएगा थोड़ा। तो पहले ख़त्म कर लिया जाए पूरा, उसके बाद टाइम मिलेगा तो उसको कर लिया जाएगा, और उसको भी शुरू से कर लिया जाएगा। ठीक, तो हम लोग को आज पढ़ना है क्रिया। तो क्रिया को अच्छे से पढ़ा जाए। अध्याय 7 है ये। तो क्रिया के हम लोग कार्य और भेद पढ़ेंगे, और इसमें काल भी पढ़ना है हम लोगों को, क्रिया के पक्ष पढ़ना है, और पद परिचय सबसे लास्ट में रहता है, ये सब में इसको पढ़ना है। तो क्रिया, कार्य और भेद, ये देखा जाए। क्रिया क्या होती है, इसके कार्य क्या हैं, और इसके भेद कितने होते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। जैसे पढ़ना, पढ़ना क्रिया है, खाना क्रिया है, पीना क्रिया है, जाना इत्यादि, ये सब क्रियाएं हैं। क्रिया विकारी शब्द है, जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। विकारी का मतलब यही होता है। यह हिंदी की अपनी विशेषता है। अब धातु क्या होता है? क्रिया तो हम लोग देख लिए कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब धातु क्या चीज़ है, इसको देखा जाए। क्रिया का मूल धातु है, तो क्रिया जिससे मिल के बनती है, ठीक, क्रिया का मूल जो होता है वो धातु है। क्रिया का मूल धातु है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। तात्पर्य यह कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। उदाहरणार्थ, पढ़ना क्रिया को लें, तो पढ़ना एक क्रिया है, इसमें ना प्रत्यय है, प्रत्यय जो अंत में लगता है, तो इसमें ना प्रत्यय है, जो मूल धातु पढ़ में लगा है, तो इसमें पढ़ जो है मूल धातु है, ना प्रत्यय है, उससे क्रिया बन गई है पढ़ना, तो इसमें पढ़ धातु है। ठीक, इस प्रकार पढ़ना क्रिया की धातु पढ़ है। इसी प्रकार खाना क्रिया खा धातु में ना प्रत्यय लगाने से बनी है। जैसे देखिए यहाँ पे खाना लिखा है तो ना प्रत्यय लगा है, और खा जो है इसमें मूल धातु है। हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में ना जोड़कर बनाया जाता है। जैसे चल प्लस ना, तो चल मूल धातु है और इसमें ना प्रत्यय लगाया गया है, तो चलना क्रिया हो गई है। देख है, उसमें ना लगाया गया है, तो यहाँ पे देखना हो गया है। इन सामान्य रूपों में ना हटाकर धातु का रूप ज्ञात किया जा सकता है। धातु की यह एक मोटी पहचान है। हिंदी में क्रियाएं धातुओं के अलावा संज्ञा और विशेषण से भी बनती हैं। ठीक, तो हम लोग देखें अभी ऊपर की धातु से बन रही है, मूल धातु से, लेकिन हिंदी में क्या है कि क्रियाएं धातुओं के अलावा संज्ञा और विशेषण से भी बनती हैं। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, काम प्लस आना, तो काम क्या है, संज्ञा है, प्लस आना, तो कमाना जो है ये बन गया, ये क्रिया है। ठीक, चिकना प्लस आना, तो चिकना क्या है, विशेषण है, और आना तो चिकनाना बन गया है। ठीक है, ये भी क्रिया है। दोहरा प्लस आना, तो दोहराना, ये भी क्रिया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो क्रिया है वो धातु से भी बन रही है और संज्ञा और विशेषण से भी बन रही है। ठीक, अब देखिए धातु के भेद। तो धातु के भेद कौन कौन से होते हैं? तो व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होती है, यह किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती। जैसे खा, देख, पी इत्यादि, ये सब मूल धातुएं हैं। यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है। जैसे खाना, तो देखिए यहाँ पे ना प्रत्यय लगा हुआ है ना, तो ये खाना जो है ये यौगिक धातु हो जाएगी। ठीक, और उससे खिला बना है। ठीक है, तो खाना और खिला दोनों क्या है, यौगिक है। पढ़ना से पढ़ा, ये भी है। ठीक, इस प्रकार धातुएं अनंत हैं। कुछ एक अक्षरी, दो अक्षरी, तीन अक्षरी और चार अक्षरी धातुएं होती हैं। अब देखा जाए यौगिक धातु की रचना। यौगिक धातु की रचना कैसे होती है? तो यौगिक धातु तीन प्रकार से बनती है। तो हम लोग पढ़े कि धातुएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। तो उसमें भी अब यौगिक धातु की रचना देखना है। उसमें भी यौगिक धातु तीन प्रकार से बनती हैं। तो धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रत्यार्थक धातुएं बनती हैं। कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है। संज्ञा विशेषण से नाम धातु बनती है। तो ये जो है संज्ञा विशेषण से नाम धातु बनती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। ठीक, दे देगा कोई प्रश्न दे देगा, इसमें पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी नाम धातु है, तो नाम धातु वही रहेगी जिसमें संज्ञा या विशेषण से बनी रहेगी जो धातु। ठीक, तो अब देखिए
अब इसमें है प्रयार्थक क्रिया, तो वही धातु या क्रिया एक ही चीज़ है। तो प्रयार्थक क्रिया क्या है, इसको अच्छे से समझा जाए। ये पूछता है एग्जाम में, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रयार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे काटना से कटवाना, करना से कराना। एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है, मोहन मुझसे किताब लिखाता है। इस वाक्य में मोहन यानी कि कर्ता स्वयं किताब न लिखकर मुझे दूसरे व्यक्ति को लिखने की प्रेरणा देता है। प्रयार्थक क्रियाओं के दो रूप हैं, जैसे गिरना से गिराना और गिरवाना। दोनों क्रियाएं एक के बाद दूसरी प्रेरणा में हैं। याद रखें, अकर्मक क्रिया प्रयार्थक होने पर सकर्मक कर्म लेने वाली हो जाती है। जैसे राम लजाता है और वह राम को लजवाता है। तो ये जो नीचे है, ये जब प्रयार्थक क्रिया बन जाएगी, कोई भी किसी को भी क्रिया को प्रयार्थक क्रिया जब बनाया जाएगा तो सकर्मक हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना है। तो देखिए हम लोग यहाँ से देखें प्रयार्थक क्रिया के बारे में क्या देखे हैं कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, तो इसमें ध्यान देना है। ये हमेशा आएगा, कटवाना, कराना। ठीक, प्रेरणा हमेशा रहेगी उसमें, कराना। ठीक, लिखाना, लिखाता है, तो इसको ऐसे पकड़ लिया जाएगा। ठीक, अपने काम न करके दूसरे से करवाए। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे है, मुझे दूसरे व्यक्ति को लिखने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पे मोहन है ना, मुझसे किताब लिखाता है। ठीक, तो मुझे यहाँ पे दूसरा व्यक्ति है, इसको प्रेरणा देता है मोहन किताब लिखने के लिए। ठीक, अब देखिए प्रयार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। तो प्रयार्थक क्रिया को ध्यान देना है कि हमेशा क्या रहती है, सकर्मक रहती है। प्रयार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। ऐसी क्रियाएं हर स्थिति में सकर्मक ही रहती हैं। जैसे मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे किताब लिखवाई। पहले में कर्ता अन्य यानी कर्म को हंसाता है, ठीक, यानी उसे, और दूसरे में कर्ता दूसरे को किताब लिखने को प्रेरित करता है। इस प्रकार हिंदी में प्रयार्थक क्रियाओं के दो रूप चलते हैं। प्रथम में ना का और द्वितीय में वाना का प्रयोग होता है, हंसना और हंसवाना। ठीक, तो एक ही शब्द के प्रयार्थक क्रिया में दो रूप होते हैं, एक हंसना वाला होता है, एक हंसवाना वाला होता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है मूल और द्वितीय तृतीय प्रेरणा। तो प्रयार्थक से क्रियाएं बनी हैं, तो किससे बनी है? उठना से क्या बना है? उठाना बना है और उठवाना बना है। उड़ना से बना है उड़ाना और उड़वाना। चलना से क्या बना है? चलाना और चलवाना। देना से क्या बना है? दिलाना और दिलवाना। जीना से बना है जिलाना और जिलवाना। लिखना से बना है लिखाना और लिखवाना। ठीक, अब जगना से क्या बना है? जगाना और जगवाना। सोना से बना है सुलाना और सुलवाना। पीना से बना है पिलाना और पिलवाना। ठीक है, तो ये सब प्रयार्थक क्रियाएं हैं और ये दो रूपों में बनती हैं। ठीक, एक ना वाला है, एक वाना वाला है। अब देखिए यौगिक क्रिया। अब यौगिक क्रिया क्या होती है, इसको देखा जाए। दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहा जाता है। जैसे चलना चलाना, देखिए एक ही में है ना, चलना चलाना, हंसना हंसाना, चलना चल देना। ठीक, ये सब क्या है? यौगिक क्रिया है। अब देखा जाए नाम धातु को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पूछता है प्रयार्थक क्रिया, कोई पूछता है, नाम धातु को भी ध्यान देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु नॉमिनल वर्ब कहते हैं। देखें तो यहाँ पे देखा जाए, संज्ञा से बना है और एक विशेषण से बना है। तो संज्ञा क्या है? हाथ संज्ञा है, बात भी संज्ञा है। तो हाथ से बना है हथियाना। ठीक, तो हथियाना जो है ये क्रिया है, इसको नाम धातु क्रिया कह दिया जाएगा। ठीक, बात से बतियाना, ये भी नाम धातु है। और देखिए विशेषण के से बना है, चिकना से चिकनाना है और गरम से गरमाना है। तो ये ध्यान देना है कि संज्ञा और विशेषण से जो बनती हैं धातुएं उनको नाम धातु कहा जाता है। ठीक, जो बनती हैं क्रिया उनको नाम धातु क्रिया कहा जाता है। अब देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं? प्रश्न बन जाता है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ऊपर व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया के भेद बताए गए हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के समांतर दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो इसको देखा जाए सकर्मक और अकर्मक को, ये भी आसान है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। तो देखिए यहाँ पे सकर्मक लिखा है, मतलब यही है कि कर्म उसमें जुड़ा रहेगा। ठीक,
तो क्या लिखा है, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। संभावना वाला भी ध्यान देना है, ठीक। ये भी बहुत आगे चल के काम देगा, संभावना को भी ध्यान दीजिएगा। अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो, पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। उदाहरणार्थ, श्याम आम खाता है, ठीक। तो आम खाता है, यहाँ पे अपने से पूछिए, प्रश्न कीजिए कि खाता है, क्या खाता है। तो आम खाता है, तो कर्म हम लोगों को मिल गया ना कि आम खाता है, तो आम क्या है, यहाँ पे कर्म है। तो यहाँ पे कर्म मिल गया, तो ये क्या हो जाएगी, पूरा सकर्मक हो जाएगी क्रिया, ठीक है। खाना, खाता है, ठीक। इस वाक्य में श्याम करता है, खाने के साथ उसका कर्तृ रूप से संबंध है। प्रश्न होता है क्या खाता है, उत्तर है आम। इस तरह आम का सीधा खाने से संबंध है, अतः आम कर्म कारक है। यहाँ श्याम के खाने का फल आम पर अर्थात कर्म पर पड़ता है, इसीलिए खाना क्रिया सकर्मक है, ठीक। तो जो यहाँ पे खाना क्रिया है, ये क्या होगी, सकर्मक होगी। समझ में आया होगा। अब देखिए, कभी कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है, जैसे वह गाता है। तो अपने से पूछिए कि क्या गाता है, गीत गाता है, तो गीत कर्म है जो यहाँ पे छिपा हुआ है। जैसे लिखा रहेगा यहाँ पे कि वह गीत गाता है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि गीत है तो वो कर्म है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन इसमें छिपा है, वह गाता है, तो गाता है तो गीत ही गाता होगा, तो यहाँ पे ये भी सकर्मक हो जाएगा। वह पढ़ता है, ठीक। तो वो पढ़ता है मतलब कि किताब पढ़ता होगा, कुछ पढ़ता ही होगा, ठीक। तो कर्म जरूर रहेगा यहाँ पे, तो ये भी सकर्मक हो जाएगा। यहाँ गीत और पुस्तक जैसे कर्म छिपे हैं, ठीक। तो ये भी ध्यान देना है। अब इसी में ज़्यादा दिक्कत होगा, वो गाता है तो लगेगा कि इसमें कर्म है ही नहीं, तो लेकिन ध्यान देना है कि संभावना वहाँ पे है ना कि गीत गाता होगा। अब देखिए, अकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। तो वहाँ पे किस पे पड़ रहा था, वहाँ पे कर्म, लेकिन यहाँ पे कर्ता पे पड़ेगा, ठीक है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता, ठीक। यहाँ पे अकर्मक का मतलब भी है कि अ का मतलब नहीं होता है ना, और कर्मक मतलब कि कर्म नहीं रहेगा, तो अकर्मक कह दिया गया है। क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, श्याम सोता है, ठीक। तो सोता कौन है, श्याम सोता है, सिंपल मिल गया आंसर हम लोग को, ठीक है। अब इसमें कर्म तो है नहीं, क्या सोता है ये तो होगा नहीं, तो श्याम सोता है, यहाँ पे कर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, सोना। इसमें सोना क्रिया अकर्मक है। श्याम करता है, सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए सोना क्रिया अकर्मक है, ठीक। तो ऐसे पकड़ लिया जाएगा। सकर्मक और अकर्मक समझ में आया होगा। अब सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे की जाए, यहाँ पे दोनों में अंतर दिखाया है, देखा जाए इसको भी। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करने से होती है। यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, ठीक। अगर उत्तर मिल गया मतलब सकर्मक है, और यदि न मिले तो अकर्मक होगी। उदाहरणार्थ है यहाँ पे दिया है, मारना, पढ़ना, खाना। इन क्रियाओं में क्या किसे लगाकर प्रश्न किए जाएं तो इनके उत्तर इस प्रकार हो गए। जैसे प्रश्न कर रहा है कि किसे मारा, ठीक। तो किशोर को मारा, ठीक है। तो ये किशोर को मारा, यहाँ पे प्रश्न का उत्तर मिल जा रहा है ना कि किसे मारा। अब देखिए, प्रश्न किया क्या खाया, तो खाना खाया। क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, ठीक। तो यहाँ पे जो मारना क्रिया है, ये मारना, ये सकर्मक हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे खाना जो है, ये क्या क्या खाया, तो खाना खाया, यहाँ पे भी सकर्मक हो जाएगी। क्या पढ़ा, किताब पढ़ा, ये भी सकर्मक हो जाएगी। अब नीचे देखा जाए, कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं। कुछ क्रियाएं क्या होती हैं, सकर्मक और अकर्मक दोनों होती हैं, और प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इनके भेद का निर्णय किया जाता है। जैसे अब देखिए, उसका सिर खुजलाता है, ठीक। तो देखिए, उसका सिर खुजलाता है, तो यहाँ पे खुजलाता जो है डायरेक्ट उसका पे आ जा रहा है, किसका, उसका, यानी कि कर्ता पे इसका असर पड़ रहा है, इसमें कर्म नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अकर्मक और सकर्मक का भेद दिया है, इसको देखा जाए अच्छे से। तो देखिए, उसका सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है। तो यहाँ पे जो है उसका सिर खुजलाता है, मतलब यह है कि अपने से, जैसे होता है ना, खुजली हो रही है सिर में, अपने से हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो अपना सिर खुजलाता है, मतलब हाथ का प्रयोग करके खुजला रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कर्म है, ठीक, और यहाँ पे नहीं है, ये अपने से हो रहा है, और यहाँ पे हाथ से कर रहा है, ठीक। अपना सिर अपने से खुजला रहा है। अब देखिए, बूँद बूँद से घड़ा भरता है, तो यहाँ पे अपने से भरता है, ठीक, लेकिन मैं घड़ा भरता हूँ,
तो यहाँ पे सकर्मक हो जाएगा। घड़ा कौन भरता है? मैं। ठीक। तुम्हारा जी ललचाता है, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं। तो कौन ललचाती हैं? ये चीज़ें। और यहाँ पे भी तुम्हारा जी ललचाता है तो वो अपने से ललचाता है बस, है ठीक ना? समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। और जी घबराता है, ठीक? तो जी अपने से घबराता है, उसमें कोई कर्म है नहीं। और विपदा मुझे घबराती है, तो यहाँ पे विपदा इसको घबरा रही है, ठीक है? अब देखिए वह लजा रही है, तो यहाँ पे भी अकर्मक है। वह तुम्हें लजा रही है, तो लजा किसे रही है? तुम्हें, ठीक? तो यहाँ पे कर्म सकर्मक क्रिया है ये सब, और यहाँ पे ये अकर्मक है पूरा। अब देखिए यहाँ पे समझ में आया होगा अकर्मक और सकर्मक। इसको आप लोग कई बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखा जाए, आगे क्या दिया है? द्रष्टव्य। जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूप में होता है उन्हें उभयविध धातु कहते हैं, ठीक? तो कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका प्रयोग सकर्मक और अकर्मक दोनों में हो रहा है, हम लोग ऊपर देखे ही हैं। तो इन धातुओं को क्या कहा जाता है? उभयविध धातु कहा जाता है। क्रिया के भेद इस प्रकार हैं। तो अब देखिए और क्रिया के भेद क्या हैं? द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, और बस ये दोनों हैं। अब देखिए यहाँ पे जो द्विकर्मक क्रिया दिया है ये सकर्मक का ही एक भेद है, इसको भी देख लिया जाए। यहाँ से प्रश्न बनता है, द्विकर्मक पूछ लेता है इसमें कि इसमें कौन सी क्रिया है। तो कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली और दो कर्म वाली होती हैं। जैसे राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में कर्म एक ही है, रोटी। किंतु मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, में दो कर्म हैं, लड़के को और वेद। तो ध्यान देना है, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इसमें दो कर्म हैं, लड़के को, ठीक, और वेद। यहाँ पे लड़के को और वेद, ठीक है? तो ये द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये उदाहरण ध्यान रखिएगा आप लोग, और ध्यान दीजिए कि जिसमें दो कर्म आएंगे उसको द्विकर्मक क्रिया कह दिया जाएगा। अब संयुक्त क्रिया देखा जाए। कंपाउंड वर्ब, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे घनश्याम रो चुका, तो यहाँ पे रो चुका, तो रोना और चुकना दो क्रिया है, ठीक? तो ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी। किशोर रोने लगा, तो रोने लगा, ठीक, रोना और लगना दो क्रिया है, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया है। वह घर पहुँच गया, तो पहुँच भी क्रिया है और गया भी, ठीक? इन वाक्यों में रो चुका, रोने लगा और पहुँच गया संयुक्त क्रियाएं हैं। विधि और आज्ञा को छोड़कर सभी क्रियापद दो या अधिक क्रियाओं के योग से बनते हैं, किंतु संयुक्त क्रियाएं इनसे भिन्न हैं, क्योंकि जहाँ एक और साधारण क्रियापद हो, रो, सो, खा इत्यादि धातुओं से बनते हैं, वहाँ दूसरी ओर संयुक्त क्रियाएं होना, आना, जाना, रहना, रखना, उठाना, लेना, पाना, पढ़ना, डालना, सकना, चुकना, लगना, करना, भेजना, चाहना इत्यादि क्रियाओं के योग से बनती हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके अतिरिक्त सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार की संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे अब इसमें देखा जाए, इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं बनती हैं। तो कैसे? अकर्मक क्रिया है लेट जाना, गिर पड़ना, ठीक? सकर्मक क्रिया से बेच लेना, काम करना, बुला लेना, मार देना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखें कि संयुक्त क्रिया में भी दो हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया है लेट जाना, ठीक? तो लेट जाना अकर्मक है, गिर पड़ना ये भी अकर्मक है, बेच लेना ये सकर्मक है, काम करना ये भी सकर्मक है, बुला लेना सकर्मक है, और मार देना ये भी सकर्मक है। अब आगे देखा जाए, संयुक्त क्रिया की एक विशेषता यह है कि उसकी पहली क्रिया प्राय प्रधान होती है। जैसे यहाँ पे बेच लेना है, ठीक? तो यहाँ पे बेच जो है, बेचना ये प्रधान है, काम करना है ये भी काम इसमें प्रधान है, बुला लेना में बुला प्रधान है, और मार देना में मारना प्रधान है। इसमें भी लेटना प्रधान है और गिरना प्रधान है। और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक? यहाँ पे उदाहरण दिया है कि जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, इसमें सकना क्रिया पढ़ना क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग अधिक होता है। अब संयुक्त क्रिया के भेद देखा जाए, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनता है कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 11, ठीक? अब इसको देखा जाए कि इसमें कौन कौन है। तो अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के मुख्य 11 भेद हैं, ठीक? आरंभ बोधक, पहला क्या है? आरंभ बोधक। जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ने लगा, यानी कि पढ़ना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया है, तो आरंभ बोधक है। पानी बरसने लगा, ठीक?
तो पानी बरसने लगा, पानी बरसना शुरू हो गया, तो ये भी आरंभ बोधक है। राम खेलने लगा, ये भी आरंभ बोधक है। ये सब संयुक्त क्रिया के भेद हैं, ध्यान देना है, 11 हैं, ठीक, संख्या भी ध्यान देना है। अब देखिए आरंभ बोधक है। अब समाप्ति बोधक देखा जाए तो समाप्ति बोधक क्या है? जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता, व्यापार की समाप्ति का बोध हो, वह समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे वह खा चुका है, खा चुका है मतलब कि खाना खा लिया है, खत्म हो गया, ठीक, तो यानी कि समाप्ति हो गई, तो समाप्ति बोधक क्रिया है। अब देखिए वह पढ़ चुका है, यानी कि पढ़ के समाप्त कर दिया है। धातु के आगे चुकना जोड़ने से समाप्ति बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं, ठीक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि धातु के आगे चुकना जोड़ दिया जाएगा तो समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया के भेद में आ जाएगी, ठीक, उसका उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए अवकाश बोधक, जिससे क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो, वह अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे वह मुश्किल से सो पाया, ठीक। और क्या है आगे उदाहरण? जाने न पाया, ठीक। तो ये सब क्या किस में आ जाएगा? अवकाश बोधक में आ जाएगा। अब देखिए आगे अनुमति बोधक है, तो ये भी आसान ही है। जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो, वह अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे मुझे जाने दो, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो, वह अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे मुझे जाने दो है, तो जाने देने की इसमें क्या है? अनुमति है। मुझे बोलने दो, बोलने देने की अनुमति है। यह क्रिया देना धातु के योग से बनती है। तो यहाँ ध्यान देना है कि अनुमति बोधक जो है, यहाँ पे क्रिया किससे बनती है? देना धातु के योग से बनती है, ठीक। यहाँ पे है ना, जाने दो, तो जाने देना, और बोलने दो, यहाँ पे देना धातु के योग से बनती है। अब देखिए नित्यता बोधक है, जिससे कार्य की नित्यता, उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो, वह नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे हवा चल रही है, ठीक, तो हवा चल रही है तो मतलब चल ही रही है, नित्यता है उसमें, बंद नहीं हो रही है, ठीक है, अभी भी चल रही है। पेड़ बढ़ता गया, ठीक, तो यहाँ पे भी नित्यता का बोध हो रहा है। तोता पढ़ता रहा, ठीक, यहाँ पे भी नित्यता का बोध हो रहा है, तो ये नित्यता बोधक हो जाएगा। मुख्य क्रिया के आगे जाना या रहना जोड़ने से नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया बनती है, ठीक, जाना या रहना, तो यहाँ पे भी रही है, ठीक, रहना। पेड़ बढ़ता गया, यहाँ पे भी है, और तोता पढ़ता रहा, ठीक, यहाँ पे भी है। अब देखिए आवश्यकता बोधक, तो आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया क्या है? जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, वह आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे यह काम मुझे करना पड़ता है, तो पड़ता है दिया है ना, यानी इसे समझ में आ रहा है कि आवश्यकता बोधक है। तुम्हें यह काम करना चाहिए, साधारण क्रिया के साथ पढ़ना, होना या चाहिए क्रियाओं को जोड़ने से आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं, ठीक। अब देखिए निश्चय बोधक क्या है? जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चयता का बोध हो, उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह बीच में ही बोल उठा, उसने कहा मैं मार बैठूंगा, वह गिर पड़ा, अब दे ही डालो। इस प्रकार की क्रियाओं में पूर्णता और नित्यता का भाव वर्तमान है, ठीक, तो ये निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया है। अब देखिए इच्छा बोधक है। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया को भी देखा जाए क्या है? इससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है। जैसे वह घर आना चाहता है, तो देखिए यहाँ पे चाहता है ना, इच्छा प्रकट कर रहा है, मैं खाना चाहता हूँ, यहाँ पे भी इच्छा है। क्रिया के साधारण रूप में चाहना क्रिया जोड़ने से इच्छा बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा, आसान ही है सब। अब देखिए अब अभ्यास बोधक है, इसको देखा जाए, इससे क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया में करना क्रिया लगाने से अभ्यास बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे यह पढ़ा करता है, ठीक, तो पढ़ा करता है मतलब कि रोज पढ़ता होगा, ठीक है, तो अभ्यास बोधक हो गया। तुम लिखा करते हो, ये भी अभ्यास बोधक हो गया। मैं खेला करता हूँ, ये भी अभ्यास बोधक हो गया, ठीक। अब देखिए शक्ति बोधक है, इससे कार्य करने की शक्ति का बोध होता है। जैसे मैं चल सकता हूँ, ठीक, तो सकता हूँ यहाँ पे शक्ति का बोधक है। वह बोल सकता है, इसमें सकना क्रिया जोड़ी जाती है, तो सकना क्रिया किस में जोड़ी जाती है? शक्ति बोधक में। अब देखिए 11 नंबर है, लास्टवा है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ा लिखा करता है, तो यहाँ पे पढ़ा लिखा क्या है? यहाँ पे यही पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है। वह यहाँ प्रायः आया जाया करता है, तो आया जाया यहाँ पे क्या है? ये भी पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है। पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहो, ये हो गया। अब सहायक क्रिया है, इसको देखा जाएगा कल, ठीक। एक बार इसको देख लिया जाए फिर से हम लोग क्या क्या पढ़े हैं।
रिवीजन कर लिया जाए तो हम लोग क्रिया पढ़ेंगे जिस शब्द से किसी का काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप, लिंग और वचन पुरुष के अनुसार बदलते हैं। अब धातु हम लोग पढ़े, ठीक, तो धातु के भेद पढ़े इसमें। तो व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु 2 प्रकार की होती है, मूल धातु और यौगिक धातु। अब यौगिक धातु में इसमें भी नाम धातु आती है, ठीक। इसमें 3 प्रकार थे। धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रत्ययार्थक धातुएँ बनती हैं। कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है और संज्ञा विशेषण से नाम धातु बनती है। तो यौगिक धातु में ये नाम धातु आती है, ठीक, इसको भी ध्यान देना है। अब प्रत्यार्थक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो। तो जैसे कटवाना, कराना, ठीक, काटना, कटवाना, ये सब क्या है? प्रत्यार्थक क्रिया है, जिससे कुछ किसी से कह के कराया जाए, ठीक है। लिखवाना हो गया। अब देखिए, ये तो हो गया हम लोगों का। इसमें हम लोग देखे थे कि प्रत्यार्थक क्रिया में 2 रूप होते हैं, उठना, उठवाना, ऐसे करके, दिलाना, दिलवाना, ठीक है। अब नाम धातु मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है कि जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखे थे रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो ऊपर हम लोग व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया के भेद देखे थे, यहाँ पे रचना की दृष्टि से देखे थे कि सकर्मक और अकर्मक होती हैं। तो रचना की दृष्टि से भेद पूछेगा क्रिया की तो उसको 2 बताया जाएगा, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो लगा रहे और अकर्मक जिसमें कर्म न लगा रहे, ठीक। यहाँ पे हम लोग पहचान देखे थे, प्रश्न पूछा जाएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए द्विकर्मक क्रिया हम 2 लोग देखे थे कि जिसमें 2 कर्म हो, ठीक। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ तो लड़के को और वेद, यहाँ पे 2 कर्म हैं, ठीक। अब देखिए संयुक्त क्रिया हम लोग देखे थे कि जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक। तो संयुक्त क्रिया के हम लोग भेद देखे थे कि 11 हैं, इसमें हम लोग सब अच्छे से देखे थे। ये भी इसमें कुछ है नहीं, ये समाप्ति बोधक है, ये समझ में आ जाएगा, खा चुका है, और अवकाश बोधक है, मुश्किल से सो पाया, ऐसे करके इसमें भी हम लोग देख लिए हैं पूरा। अब कल से देखा जाएगा हम लोग को क्या देखना है? सहायक क्रिया, ठीक। तो कल से सहायक क्रिया देखा जाएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।